गुड मॉर्निंग बच्चों। तो काफी वेट करना पड़ा, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस समय आप लोगों के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को अरेंज किया गया है। क्लास को चलाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो बच्चे पुराने हैं वो नए सिलेबस के बारे में जानकारी कर लें, उनका नॉलेज अपडेट हो जाए, जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाए। यही मेन उद्देश्य है इस क्लास को चलाने का। ठीक है, तो चलिए अपने अब क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोग इधर उधर घूमे मत, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर पे आराम से पढ़ाई करें। ठीक, चलिए फिर स्क्रीन की तरफ आते हैं हम लोग। सबसे तो पहले तो मैं आप लोगों को नया सिलेबस दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान कई सारे इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट से मैंने बात करके सिलेबस में थोड़ा सा अपडेशन किया। तो टैली का जो नया सिलेबस जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा नए बच्चों के लिए, वह सिलेबस मैं आप लोगों को सामने शेयर कर रहा हूं। उस सिलेबस को देखिए। तो चूंकि टैली के सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आधार पर ही सिलेबस को देखना होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होता है। ये पहले से भी सिलेबस में था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। पहले कॉन्सेप्ट का लेसन नहीं होता था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, अकाउंटिंग के टर्म्स क्या इस्तेमाल होते हैं, अकाउंटिंग की इक्वेशंस क्या है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या क्या है। कॉन्सेप्ट में हम लोग सब सीखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हाँ, एक चीज तो बताना मैं भूल गया कि अगर आप लोगों को पढ़ाते समय कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो उस केस में एक ही काम आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग अपने ऐप में देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा। उस क्वेश्चन मार्क पर आपको क्लिक करना है और उस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करने के बाद एक चैट की विंडो ओपन होगी। वहां पे आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, उसको आप पुटअप करेंगे और यहाँ से उसका हम रिप्लाई देंगे। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है, तो अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। एक बार आप जो है वेबिनार से एग्जिट होकर दोबारा ओपन करिए तो आवाज आने लगेगी। ठीक है, इस वेबिनार को अटेंड करने का, इस ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपके फोन में नेटवर्क अच्छा रहे। इसलिए ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर आपको नेटवर्क पर्याप्त मिल जाए। ऐसे नेटवर्क का सिलेक्शन करिए जिसके थ्रू आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिले, अच्छी नेटवर्क मिले। और मोबाइल फोन से ये आसानी से हो सकता है। मैं ये जो पूरा क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं कहीं ब्रॉडबैंड पे नहीं हूँ, मैं भी मोबाइल से ही कनेक्ट करके चला रहा हूँ। ठीक है, तो मोबाइल फोन से ये चीज पॉसिबल है, बशर्ते आप सही लोकेशन सेलेक्ट करें, सही नेटवर्क का चयन करें। आप देखें कि आपके आसपास कौन सा नेटवर्क अच्छा चल रहा है। और फिलहाल जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्लास छूट जा रहा है, चाहे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो लोग भी परेशान ना हो। इस क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आज शाम को चली जाएगी, कल क्लास की रिकॉर्डिंग कल शाम को चली जाएगी। उसमें आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास जो भी पढ़ाया जाएगा आपको समझ में आएगा। जिसके पास लैपटॉप है वो अपना घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो जब इंस्टीट्यूट ओपन होगा तब आप उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नेटवर्क अच्छा चाहिए, पहली बात आप ध्यान रखे रहिए। अगर आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कल तक सोचिए कि आपका नेटवर्क अच्छा हो जाए, बेहतर अरेंज हो जाए। जो रिकॉर्डिंग हम अपलोड करेंगे ना चैनल पे, वो रिकॉर्डिंग का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अपना चैनल है जीआरटी एजुकेशन के नाम पर यूट्यूब पर, आप लोग देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना चैनल दिखाई देगा। जीआरटी एजुकेशन के नाम से चैनल है। उस एजुकेशन के चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे यूट्यूब आपने ओपन कर लिया, यूट्यूब ओपन करने के बाद अपना जीआरटी एजुकेशन चैनल ओपन करेंगे।
जीआईटी एजुकेशन सर्च करिए, जीआईटी एजुकेशन पढ़ोना सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये दिखेगा चैनल अपना, इस चैनल पे क्लिक करिए। इस चैनल में आने के बाद ये देखिए जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग थी, कल जो पढ़ाया गया था फंडामेंटल वालों का क्लास, वो भी देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग मौजूद। ठीक, सारी वीडियोज आपको यहाँ क्रमबद्ध मिल जाएंगे अपने सिलेबस के हिसाब। सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि यहाँ पर यूट्यूब पे तो वैसे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट के सिलेबस के हिसाब से एक एक वीडियो आपको यहाँ पर हम रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि धीरे 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 हर सब्जेक्ट की वीडियो इस प्लेलिस्ट में आ जाए। ठीक, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको चीजें दिखेंगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पर लाइव क्लासेस की प्लेलिस्ट है। इस लाइव क्लासेस में जितने भी क्लासेस चले हैं सबकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन देखना चाहें तो बाद में देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखने के बाद वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये टैली 2020 के नाम से है ये प्लेलिस्ट। ये अपनी नई प्लेलिस्ट है, नए सिलेबस के आधार पर ये सारी वीडियोज यहाँ पर है। इसको अपना देखें जब भी टाइम मिले और जो वीडियो अच्छी लगे उसको सेव करें। ये सारी सुविधा सिर्फ आप लोगों को इसलिए दी जा रही है कि पढ़ाई आप लोग करें, अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी रहे, इंप्रूव हो, इसके लिए। तो चलिए आते हैं उसके बाद अपने सिलेबस पे। अगले सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, जनरल एंट्री क्या है, सब पुरानी चीजें हैं। कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होती है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, लेजर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स क्या है, पोस्टिंग जनरल से कैसे की जाती है, बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ट्रायल बैलेंस कैसे किया जाता है। फिर सेकेंड लेसन हम लोगों का है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाया जाएगा, बैलेंस शीट सिखाया जाएगा। बैलेंस शीट के डिफरेंट एस्पेक्ट सिखाए जाएंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती हैं। थर्ड लेसन हम लोगों का आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। इसमें हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, ठीक, टाइप ऑफ टैक्स, कितने प्रकार के टैक्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या है, सप्लाई क्या होती है, टाइप्स ऑफ सप्लाई कितनी है, टैक्स लाइबिलिटी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी का, टैक्स यानी जीएसटी में कौन कौन से टैक्स को शामिल किया गया है, रजिस्ट्रेशन क्या है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी क्या है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या है, टाइप ऑफ डीलर क्या है, रेगुलर डीलर कौन कौन से हैं, कंपोजिशन डीलर कौन कौन से हैं। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं अगर वो उसको कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सिलेबस को अपडेट कर दिया हमने। इसलिए इसको मैंने दोबारा आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि उतनी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है कि इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद सारे पुराने बच्चों को इकट्ठा किया जाए और उनको पढ़ाया जा सके। तो ऑनलाइन आप इसका बेनिफिट ले सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। इसलिए यह सुविधा आपके सामने लाई गई। लेकिन उस सुविधा का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी क्लास अटेंड करें और डेली अटेंड करें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, आज टाइम मिल गया तो कल नहीं पढ़ेंगे। जिस दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं उस दिन लिंक मिलेगा, यूट्यूब पर जाइए और वहां पर पढ़िए अपनी प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो जितनी भी संभव कोशिश है वो सारी संभव कोशिश आप लोगों के साथ की जा रही है कि आप लोग पढ़ाई कर सकें, किसी तरीके से पढ़ाई करें। फिर हमारी इनवाइसिंग क्या होती है, टैक्स इनवाइसेस क्या है, कॉपी ऑफ इनवाइसेस क्या होती है, बिल ऑफ सप्लाई क्या है, एचएसएन सैक कोड क्या होते हैं, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ये 3 लेसन बिल्कुल थियोरी का है। तो जब तक लॉकडाउन हम लोगों का चलेगा तब तक इन 3 लेसन को अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें आप लोगों को कहीं प्रैक्टिकल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सारा काम अपने कॉपी पेन पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो फिर हम लोग मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पर आएंगे। इसमें आप लोगों को पहले की सारी बेसिक चीजें शुरू में दे रखी जो पुराने लेसन में थे, ग्रुप और लेजर बनाना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है, केवल बैलेंस शीट वगैरह नए तरीके से बना दी गई है, यही फर्क है। उसके बाद वाउचर्स में भी लगभग वही सारे वाउचर्स हैं जो पहले होते थे, ठीक, केवल एक वाउचर हमने बढ़ा दिया है, जनरल वाउचर, और उसके ढेर सारे केसेस कर दिए हैं। तो जो एक्स्ट्रा है उन्हीं चीजें को डिस्कस किया जाए। जैसे जनरल वाउचर में केवल हम जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट सीखते थे पहले, लेकिन अब हम क्रेडिट परचेज कैसे करना है फिक्स एसेट का, ठीक, प्रीपेड एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, अक्रूड इनकम को कैसे रिकॉर्ड करना है, ट्रांसफर की एंट्रीज कैसे होती है, अनअर्न इनकम क्या होती है, एडवांस इनकम क्या होती है, एसेट्स पर डिप्रिसिएशन कैसे लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा, राइट डाउन मेथड को भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक, बैड डेब्ट्स को राइट अप कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें स्टॉक जनरल वाउचर के साथ भी पढ़ाया जाएगा। डिजिटल स्टॉक वाउचर पहले आपको सिलेबस में नहीं था, इसको ऐड कर दिया गया है। जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, अभी
मैंने ग्रुप में देखा जो है सत्यम मिश्रा ने क्वेश्चन पूछा था, सर जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए वीडियो बनाइए। तो इस क्लास को अटेंड करेंगे तो यहाँ जीएसटी का रिटर्न फाइल हम आपको लाइव क्लास करके दिखा देंगे, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी और वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया जाएगा, तो उससे अपना दोनों काम हो जाएगा, आपकी क्लास भी चल जाएगी और यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब एक नया लेसन अपने साथ लाया गया है एडवांस अकाउंटिंग। इसमें सारे एडवांस टॉपिक को रखा गया, जैसे कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में जब आप काम करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। अगर आप बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं तो वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, या आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो वहां पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ये कैलकुलेशन टैली में कैसे होता है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। प्राइस लेवल क्या है, प्राइस लिस्ट क्या है, क्रेडिट लिमिट क्या है, स्टैंडर्ड रेट क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स, जो जिस पॉइंट ऑफ सेल्स वो टॉपिक है जिसके माध्यम से आप देखेंगे शॉपिंग मॉल में बहुत इसलिए बिलिंग की जाती है, बहुत तेजी से बिलिंग की जाती है। तो शॉपिंग मॉल में वगैरह में कैसे बिलिंग होती है, उनका बिलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, कैश कलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, ये सारा चीज स्टेप बाय स्टेप हम लोग वीडियो के माध्यम से आराम से सीख सकते हैं। बिल ऑफ मटेरियल इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग के केस में। बैच बाय डिटेल हम लोगों को पढ़ना है, अल्टरनेट यूनिट के बारे में जानना है, कंपाउंड यूनिट के बारे में जानना है, ये सारी चीजें तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक और लेसन जोड़ा गया है नए सिलेबस में, अकाउंट रिसीवेबल क्या और पेबल का मैनेजमेंट कैसे करना है। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं, पेबल क्या है, मेंटेन बिल बाय डिटेल कैसे करना है, उसमें न्यू रेफरेंस अगेंस्ट एडवांस इन सबका क्या मतलब है, स्टॉक कैटेगरी की रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, ये सब चीजें। लेसन नंबर 9 होगा अपना डेटा मेंटेनेंस का। डेटा मेंटेनेंस में हम सिक्योरिटी कंट्रोल को जानेंगे, एक ही टैली में एक से अधिक यूजर कैसे काम कर सकते हैं, उनका यूजर नेम और पासवर्ड को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे उनको परमिशन दी जाती है, कैसे उनका लेवल सेट किया जाता है, ये सारी चीजें। डाटा का बैकअप कैसे लेना है, डाटा को रिस्टोर कैसे करना है, कंपनी को क्रिएट कैसे करना है, रिस्टोर कैसे करना है, डाटा एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये सारी चीजें। तो अगर आप फ्यूचर में किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, तो वहां पर जो है ये चीजें होंगी। ठीक है, इस समय किसी की कोई क्लास कॉल अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि इससे क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसी फोन से हम अपना लैपटॉप कनेक्ट करके चला रहे हैं। अगर उसी फोन से हम बात करेंगे तो क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसलिए अभी आप लोग कोई लोग भी लोग फोन ना करें। जिसको जो भी चीजें पूछना है ग्रुप में पूछें, ग्रुप में चंदन सर हैं, सर्वेश सर हैं, शंभू सर हैं, सब आप लोगों को सवालों का जवाब देंगे, आप लोगों की दिक्कतों को दूर करेंगे। अगर किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, निश्चिंत रहें। एमआईएस रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे करना है, सेल्स रजिस्टर क्या होता है, परचेज रजिस्टर क्या होता है, सप्लायर स्टेटमेंट क्या होते हैं, कस्टमर के स्टेटमेंट क्या होते हैं, बैंक स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, स्टॉक समरी क्या है, डेबुक क्या है, मेनी मोर। बहुत सारी रिपोर्ट्स को हम लोग देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में हमने आपके सिलेबस में जोड़ दिया है, जो इसके पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था, केवल यह टैली एसीई के सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब इसको मैंने टैली आरपी 9 के साथ भी जोड़ दिया है। एसीई में पढ़ाया जाएगा, प्रो में पढ़ाया जाएगा, गुरु सिलेबस में भी पढ़ाया जाएगा, तो सारे बच्चों के लिए काफी यूजफुल रहेगा ये क्लास। लेकिन क्लास आप बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप रेगुलर करें, एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। टीडीएस में आपको पढ़ना है, टीडीएस का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, टीडीएस की स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, टीडीएस के चार्ट्स क्या है, टैन नंबर क्या होता है, रिफेक्टिव टाइप क्या होता है, डिफरेंट केसेज हम लोग देखेंगे। रेंट और बिल्डिंग पर टीडीएस कैसे लगाना है, फर्नीचर पर कैसे टीडीएस लगाना है, कमीशन एंड ब्रोकरेज पर कैसे टीडीएस लगाना है, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज पर कैसे टीडीएस लगाना है, पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर पर कैसे टीडीएस लगाना है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड अदर्स पर कैसे टीडीएस लगाना है, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पर कैसे टीडीएस लगाना है, प्लान मशीनरी पर कैसे लगाना है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीज सीखने के बाद सबसे लास्ट में आपको नोट्स में दिया जाएगा शॉर्टकट की और उसकी कॉम्बिनेशन। जितने भी शॉर्टकट की टैली में इस्तेमाल होती है सारी शॉर्टकट की भी उपलब्ध रहेगा। तो ये नया सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर ये नया नोट्स बनाया गया जिसको बुक में पब्लिश करा के जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी देख लेते हैं किन किन लोगों के मन में क्या क्या डाउट्स है, सिलेबस को देख के उनके डाउट्स हम लोग देख लेते हैं। अभय गुप्ता बोल रहे हैं सर ओल्ड सिलेबस से ये अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि इसमें करंट में इंडस्ट्रीज में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए करंट ओल्ड सिलेबस से काफी बेहतर है। ठीक,
इश्तियाक अंसारी जी बोल रहे हैं कि डियर सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कभी कभी कट के आ रही है। तो इश्तियाक जी ये नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। एक बार आप जो है वेबिनार से एग्जिट करके दोबारा क्लिक करें, लिंक दोबारा ज्वाइन करें, तो हो सकता है कि ये वॉइस वाली दिक्कत आपकी सही हो जाए। नेट स्पीड भी सही है इधर, हाँ हो सकता है एक बार आप बाहर मतलब वेबिनार को छोड़कर एग्जिट हो जाए, फिर दोबारा लॉग इन करें, तो ये दिक्कत दूर हो सकती है। करण अग्रही जो है बोल रहे हैं हेलो सर, और अनिल कमल गुप्ता बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है। आपके लिए भी हम यही कहेंगे कि एक बार जो है आप वेबिनार को से एग्जिट हो जाएं, एप्लीकेशंस को क्लोज कर दें, वेबिनार एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करें, तो हो सकता है आवाज आ जाए। सर शॉर्टकट की पहले नहीं मिल सकता क्या? क्यों नहीं मिल सकता? शॉर्टकट की हम आपके सामने ओपन करके रख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करण अग्रही करा नेट नहीं पकड़ रहा है। बाबू नेट के लिए हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। नेट के लिए आप देखिए कि आपके क्षेत्र में कौन सा इंटरनेट का पैक अच्छा चल रहा है, वोडाफोन, एयरटेल या जो भी है, जियो वगैरह का देखिए आप, अच्छा चलेगा। क्योंकि देखिए हमारे पास भी कोई ब्रॉडबैंड का इंटरनेट नहीं है, लेकिन हम अपने फोन में चला भी रहे हैं, आवाज क्लियर आ रही है, यानी यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग को सही से जा रही है। ठीक है, तो अब आपको देखना अपना रिकॉर्डिंग इंप्रूव करना है। अक्षय कुमार चौहान कह रहे हैं सर हम पुणे महाराष्ट्र में हैं, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप कहीं भी रहें, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था रखी गई है कि आप कहीं भी रहें, आपको क्लास का बेनिफिट मिले। दरोगा कह रहे हैं हमारा भी नहीं चल रहा है, तो परेशान मत होइए, जिसका नहीं चल रहा है उसके लिए जो है हम जो है ग्रुप में वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, आराम से मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी लगेगी, एक बार दो बार देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आपको डेली वीडियो का अपडेट अपने आप मिलता रहेगा। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब अपना जो हम लोग सिलेबस पे आते हैं, फिर दोबारा कुछ देर बाद फिर हम लोग वापस आएंगे और क्वेश्चन को पुटअप करेंगे, जो जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो धैर्य के साथ रिवीजन करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो अच्छाई के साथ पढ़ेंगे, जो चीजें नहीं समझ में आएगी उसको अपना चैट के माध्यम से पूछेंगे और क्लास के अंत में सबके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो सिलेबस का इंट्रोडक्शन होने के बाद अब हम लोग को जानना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पर दिया गया है इंट्रोडक्शन, इसलिए मैंने देखिए दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है, जिसको इंग्लिश समझ में आएगा इंग्लिश में लिखेगा, जिसको हिंदी समझ में आएगा हिंदी में लिखेगा। लिखा है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड इंटरप्राइजेज बिजनेस। किसी बिजनेस के इंटरप्राइजेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उनको रिपोर्ट करना, उनको क्लासिफाई करना, यह प्रोसेस हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक, financial accounting is the branch of accounting that is primarily concerned with the preparation of financial statements। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन के आधार पर। अब एक यहाँ पर शब्द आ रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये शब्द आपको नया मिल रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जिसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है, वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ठीक, जो लेन देन से संबंधित है, जैसे हमने बैंक में पैसा जमा किया तो यह एक ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हमने जो है बैंक में पैसा जमा किया, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। हमने किसी से माल खरीदा तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ बिजनेस के ट्रांजेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बोला जा रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प इन डिटरमाइन द रिजल्ट, यानी किसी भी बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको ये जानने की जरूरत होती है कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। उस रिजल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो भी हमारा बिजनेस जैसे चल रहा था वैसे बिजनेस हमारा चलेगा,
लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से हमें ये पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में फायदा हो रहा है या मेरे बिजनेस में घाटा हो रहा है। तो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आल्सो हेल्प टू डिफाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ पीरियड। तो यहाँ एंड ऑफ पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर से, यानी फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, यह आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, बिजनेस में कितने कैपिटल हैं, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। अब अगर हिंदी में समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी इंटरप्राइजेस के बिजनेस के लेन देन का रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट यानी लाभ या हानि का भी पता लगा सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है, किसी भी बिजनेस में नीड क्या है अकाउंटिंग की, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। अगर हम किसी वर्क को करें और उस वर्क में हमें कुछ रिजल्ट पता ना चले तो उस वर्क को करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, आप डेली पढ़ रहे हैं, अगर आपका टेस्ट ना कराया जाए, एग्जाम ना कराया जाए, आपको रिजल्ट ना मिले तो उस पढ़ाई का क्या मतलब? आपको कैसे पता चलेगा कि हमको पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं? सेम ऐसा अपना बिजनेस भी होता है कि अगर उस बिजनेस किसी बिजनेस को हम चला रहे हैं और उस बिजनेस को चलाने के बाद अगर हमें यही नहीं पता चले कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, बिजनेस में हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है तो कितना हो रहा है, घाटा हो रहा है तो कितना हो रहा है, तो बिजनेस को चलाने का क्या ऑब्जेक्टिव, कैसे क्लियर होगा? इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना फायदा हो रहा है या कितना घाटा हो रहा है उसका निर्धारण करना ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य होता है। दूसरा, अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग पीरियड जब समाप्त होता है यानी 31 मार्च के डेट में हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है, तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि 31 मार्च 2019 को मेरे बिजनेस में क्या क्या था, कितने एसेट्स थे, कितने लायबिलिटीज थी, और फिर दोबारा डिस्कस करेंगे कि 31 मार्च 2020 को मेरे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। जब ये दोनों चीजें मेरे सामने आएंगी तब तो हम बिजनेस में राइट समय पर राइट डिसीजन लेंगे। और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं तो बिजनेस आपका ग्रो करता है। बिजनेस में कुछ चलाने के लिए टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए और डिसीजंस भी आपके अच्छे होने चाहिए, तब आपका बिजनेस ग्रो करता है। तीसरी चीज, किसी बिजनेस के ऑनर का मतलब होता है मालिक, इन्वेस्टर का मतलब उस बिजनेस में जो पैसा लगाता है वह इन्वेस्टर। तीसरा है एम्प्लॉई, जो उस बिजनेस के लिए काम करता है वो सारे एम्प्लॉई हैं। गवर्नमेंट या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टीज की जरूरत के हिसाब से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करना। देखिए, कोई भी दूसरा बिजनेसमैन हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट तब करेगा जब उसको ये पता चल जाए कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने से उसको फायदा मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स को भी इस रिपोर्ट को जानने की जरूरत होती है कि आपके बिजनेस में फायदा हो रहा है या घाटा। दूसरी चीज, एम्प्लॉई, आपका एम्प्लॉई आपके साथ वर्क करता है तो उसको भी ये अधिकार है कि आपके बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जान सके। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे टैक्स चाहिए होता है, आपके बिजनेस से टैक्स चाहिए होता है, इसलिए गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस का रिपोर्ट उसके साथ शेयर किया जा सके। इस तरह बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जो आपकी रिपोर्ट्स को देखना चाहती हैं। यही मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। क्लियर हो गया? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर प्रॉफिट और लॉस का निर्धारित करना। नंबर 2, अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का निर्धारण करना। नंबर 3,
किसी बिजनेस के ऑनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट या किसी दूसरी इंटरेस्टेड पार्टीज के जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिपेयर करना। जरा सा 1 मिनट के लिए हम आपने से माफी चाहेंगे। हेलो, हाँ सर, ठीक है सर। तो केवल सर 1 ही महीने का बिल है अभी जो है 1700 कुछ रुपए का है। हाँ हाँ हाँ, आज पेमेंट कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। हाँ हाँ, ऑनलाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा शाम तक। हाँ, रिसिप्ट हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। चलाते हैं सर आप? ठीक, हम भेज देंगे सर। ठीक, ओके सर। सॉरी, 1 मिनट, कोई बहुत जरूरी फोन आ गया था इसलिए उठाना पड़ा। एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला एडवांटेज है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के का ही मेन उद्देश्य होता है। यानी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए बनाते हैं? बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस को निर्धारित करने के लिए। तीसरा, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का निर्धारण करने के लिए कि फाइनेंशियल पोजीशन ये बताता है कि बिजनेस आपका साउंड है कि अनसाउंड, हेल्दी है अनहेल्दी है। अगर आपके बिजनेस में एसेट्स ज्यादा हैं, लायबिलिटी कम है। एसेट्स का मतलब संपत्ति और लायबिलिटी का मतलब जो आपके ऊपर जिम्मेदारी, जो आपके ऊपर कर्ज है, जो आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, बकाया राशि, वो आपकी लायबिलिटी है। तो अगर आपके बिजनेस का एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, यानी आपका बिजनेस साउंड है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से, यानी आपका बिजनेस अनसाउंड है, तो उसका निर्धारण भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस के प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं कि लास्ट मंथ में हमने कितने रुपए का परचेजिंग किया, कितने का सेल किया, कितना फायदा हुआ, करंट मंथ में हमारी कितने रुपए की परचेजिंग हुई, कितने रुपए का सेल हुआ और कितने रुपए का फायदा हुआ। ये सारी चीज हम जो है आसानी से कर सकते हैं। ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का प्रोग्रेस ट्रैक करना ये कहलाता है। तीसरा चीज है कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट। कहीं आपको कानूनी रिक्वायरमेंट में कहीं जरूरत पड़ गई तो आप उन इनवॉइसेस को लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे किसी कस्टमर ने मेरा कोई कस्टमर है, मैंने उसको क्रेडिट पर गुड्स सेल किया, अब उसने टाइम से पेमेंट नहीं किया, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट का एक कॉपी हम एविडेंस के रूप में लगा सकते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा इतना पैसा मेरे कस्टमर के ऊपर ड्यू है। तो हो गया लीगल रिक्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल करना। अगला चीज है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में तैयार किया जाता है, जो किसी भी ट्रांजेक्शन के का एविडेंस बनता है कि दो पार्टियों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए, जिसकी वजह से हम दूसरी पार्टी से ये बोल सकें कि हमने आपसे परचेज किया, हमने आपसे सेल किया, हमने आपको पेमेंट दिया। ये सारी चीज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड रहता है, तभी हम उस पर फर्दर एक्शन कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बेसिक शब्दों के बारे में जानना होगा कि अकाउंट्स में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, वो शब्द कौन कौन से हैं, उसका नाम क्या है और उसको कैसे समझना है। सबसे पहला वर्ड जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, अकाउंट। अकाउंट क्या है? किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का ऐसा स्टेटमेंट, किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का ऐसा स्टेटमेंट जिसका प्रभाव पर्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है, वो हमारा अकाउंट कहलाता है। यानी बिजनेस में अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं जिसका प्रभाव मेरे बिजनेस की लायबिलिटी पर पड़े, मेरे बिजनेस के एक्सपेंस पर पड़े, मेरे बिजनेस के इनकम पर पड़े, तो वह हमारा कहलाता है अकाउंट। जैसे एग्जांपल में कैश अकाउंट। अब एग्जांपल समझिए ध्यान से। हमने किसी को कैश पेमेंट किया तो प्रभाव किस पर पड़ा? मेरे कैश पर। मेरे पास 12,000 रुपए था, मैंने 2,000 रुपए किसी को दे दिया, तो प्रभाव किस पर पड़ा? कैश पर। कैश क्या है? कैश मेरे बिजनेस की एक संपत्ति है, एसेट्स। यानी यह ट्रांजेक्शन हमारा बिजनेस का ट्रांजेक्शन कहलाता है। और इस प्रकार का अकाउंट हमारा, इस प्रकार का जो इफेक्ट होगा वो हमारा अकाउंट कहलाएगा। तो अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। अब दूसरा चीज है बिजनेस।
अगर लाभ कमाने के उद्देश्य से हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है लाभ कमाना, तो वह मेरा बिजनेस कहलाएगा। कोई भी काम हम करें, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, अगर मेरा उद्देश्य ये है कि उस काम को करने से मुझे फायदा मिलेगा तो वह मेरे लिए बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि मुझे फ्यूचर बिजनेस से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा प्राइमरी उद्देश्य तो यही होता है किसी व्यापार को शुरू करने से पहले कि बिजनेस से हमें फायदा मिले। इसलिए जो है ये कहा जाता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य हमारा बिजनेस कहलाता है। बिजनेस को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, पहला बिजनेस कहलाता है ट्रेडिंग का बिजनेस। ट्रेडिंग का बिजनेस क्या है? अगर हम किसी गुड्स को परचेज कर रहे हैं, फिर उसकी प्राइस को बढ़ाकर उसको सेल कर रहे हैं, तो ऐसा व्यापार हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस कहलाएगा। जैसे अगर कोई मोबाइल फोन है, हमारे पास स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन को मैंने 10,000 रुपए में खरीदा और 11,000 रुपए में सेल कर दिया, यानी मैंने उसकी प्राइस को इंक्रीज किया फिर उसको सेल किया। ऐसा कोई बिजनेस हम कर रहे हैं तो बिजनेस हमारा कहलाएगा ट्रेडिंग का बिजनेस। सेकेंड बिजनेस हम लोग का कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, किसी गुड्स को बनाते हैं। ठीक, तो वह बिजनेस हमारा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है, उस पर प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको फिनिश गुड्स में प्रिपेयर किया जाता है। ये हमारा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। जैसे बैग बनाने वाली कंपनी, सोचिए कपड़ा कहीं और से खरीदती होगी, उसमें लगने वाले चेन्स कहीं और से परचेज किए जाते होंगे, सारी चीजें अलग अलग जगहों से परचेज किए जाते हैं, फिर किसी कारखाने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, उसके लिए लेबर रखे जाते हैं, मशीनें लगाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वेजेज यानी मजदूरी आती है। तो ये एक प्रकार का अगर ऐसा कोई वर्क होता है तो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कहलाता है। सर्विसेज के बिजनेस में किसी प्रकार की कोई भी गुड्स नहीं होते हैं। सर्विसेज का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें गुड्स होता बिल्कुल नहीं है। अगर गुड्स होता भी है तो बिल्कुल नगण्य होता है, बहुत ही नेगोशिएबल होता है। जैसे किसी डॉक्टर के द्वारा किया गया काम, किसी इंजीनियर के द्वारा किया गया काम, जो मैं आपको आज ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, यह भी एक प्रकार का सर्विसेज है जो आपको ऑनलाइन उपलब्ध मिल रही है। तो इसमें कोई गुड्स आपके साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, केवल हम अपनी मेहनत, अपना समय आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी एक प्रकार का सर्विस का नेचर। तो बिजनेस हमारे 3 प्रकार के हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, सर्विसेज का बिजनेस। तो जीएसटी से पहले यानी 1 जुलाई 2017 से पहले ट्रेडिंग के बिजनेस पर अलग टैक्स लगता था, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर अलग टैक्स लगता था, सर्विसेज के बिजनेस पर अलग टैक्स लगता था। ट्रेडिंग पर टैक्स लगाने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती थी, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी और सर्विसेज के बिजनेस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार टैक्स लगाती थी। लेकिन जीएसटी के आने के बाद से इन तीनों बिजनेस पर दोनों गवर्नमेंट एक साथ टैक्स लगाती है। इसी को कहा जाता है जीएसटी का डुअल मॉडल। आगे हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी नेक्स्ट चीज है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? बिजनेस का मालिक, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक, जो बिजनेस में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार है, वही बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। आपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाकर कोई शोरूम ओपन किया, अगर उस शोरूम में कोई कस्टमर ही ना आए तो बिजनेस में आपकी पूंजी ब्लॉक हुई। ठीक, यानी आप एक रिस्क उठा रहे हैं, आप एक जोखिम उठा रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो जो इस प्रकार का जोखिम उठाता है वही बिजनेस का ऑनर कहलाता है, जिसको अकाउंटिंग की भाषा में प्रोप्राइटर बोलते हैं। प्रोप्राइटर का मतलब एक पर्सन जो बिजनेस में पैसा लगाता है और उसके द्वारा होने वाले लाभ और हानि के लिए भी जिम्मेदार होता है। सपोज करिए अगर हमारे शोरूम में ढेर सारे कस्टमर आए, ढेर सारी सेल हुई तो फायदा होगा, जो फायदा होगा उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूंगा, और अगर कोई लॉस हो रहा तो लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूंगा। यानी ऐसा पर्सन हमारा प्रोप्राइटर कहलाता है जो बिजनेस में पूंजी को लगाता है, व्यापार में होने और वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरी चीज है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? एक रेगुलर पीरियड यानी समयावधि जिसके द्वारा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। यह मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है। अगर हमको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है मंथली, वैसे मुझे ये जानना है कि लास्ट महीने में मैंने कितने रुपए का सेल किया और इस महीने में कितना सेल किया, तो ये जो 1 मंथ का टाइम हम बना रहे हैं यही मेरा अकाउंटिंग पीरियड। अब बिजनेस अगर हमारा छोटा है तो हम चाहें तो क्वार्टरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। बिजनेस की साइज बड़ी है तो हम इसको मंथली करना चाहिए।
तो वह समय जिसके अंतर्गत हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग के स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो छोटा होता है। वो बोलते हैं कि मंथ का एंड चल रहा है साहब, इस समय क्लोजिंग चल रही है, इस समय हम कुछ नया नहीं आपको बता सकते हैं, पुराना जो जानना है आप जानिए। यानी वो अपने मंथ के एंड में अपनी क्लोजिंग कर रहे हैं, यानी उनका अकाउंटिंग पीरियड कितना है, 1 मंथ का है। वही छोटे छोटे फर्म में देखिए आप, जब ईयर समाप्त होता है 31 मार्च के दिन बोलते हैं हमारा क्लोजिंग चल रहा है, इस समय बहुत व्यस्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का। तो अपने बिजनेस की साइज के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हैं कि आपके बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड मंथली है, क्वार्टरली है या ईयरली। पांचवी चीज हम लोग को जानना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, ऐसे सभी अकाउंट्स की लिस्ट जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। यानी वो सारे अकाउंट्स, कैश के अकाउंट, बैंक के अकाउंट, डेटर्स के अकाउंट, क्रेडिटर के अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं जो उस बिजनेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस के द्वारा अकाउंटिंग में प्रयोग किया जाता है, वो हमारा कहलाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगली चीज है एंटिटी। नेक्स्ट चीज हम लोग को समझना है एंटिटी। एंटिटी क्या है, एंटिटी एक पर्सन है, ठीक, एक पार्टनरशिप, एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसका एक लीगल एस्पेक्ट हो, एक सेपरेट अस्तित्व हो, वह सारा जो है हमारा एंटिटी कहलाता है। यानी एक बिजनेस एक एंटिटी है। बिजनेस के भीतर कैश का अकाउंट एंटिटी है, बिजनेस के भीतर बैंक का अकाउंट एंटिटी है। ये सारी चीजें एक प्रकार की एंटिटी हैं, ठीक। नेक्स्ट चीज हम लोग को समझना है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है, दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाले लेन देन को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। दो या दो से अधिक बिजनेस के बीच में जितना भी लेन देन हो रहा है, हमने रमेश को माल सेल किया, एक ट्रांजैक्शन है, हमने रमेश से गुड्स परचेज किया, एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है। यानी ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो। अगर हमने किसी को कुछ सेल किया तो उसका एक अमाउंट होगा। हमने रमेश को गुड सेल किया तो अगला क्वेश्चन है कितने रुपए का सेल किया, यानी उसकी एक वैल्यू होगी, तो वह हमारा कहलाएगा ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो, जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व हो, वो सारे हमारे ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर आदि। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने अपने कस्टमर को गुड सेल किया, तुरंत कैश रिसीव किया, ये मेरा कहलाएगा कैश ट्रांजैक्शन। हमने अपने कस्टमर को सेल किया, उसने बोला कि पैसा हम 2 दिन के बाद देंगे, वो कहलाएगा मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेम ऐसे सप्लायर के केस में भी होता है। मैं अपने सप्लायर के पास गया, बोला कि भाई साहब हमको गुड्स चाहिए, उसने बोला पैसा, मैंने एक हाथ से गुड्स दिया, दूसरे हाथ से पैसा, एक हाथ से गुड्स लिया, दूसरे हाथ से पैसा दिया, तो ये मेरा कहलाएगा कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन तब होता है जब अपने सप्लायर को बोलते हैं कि भैया गुड्स हमको दे दीजिए, हम माल बेचकर पैसा आपको रिटर्न कर देंगे, तो ये कहलाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी क्रेडिट शब्द का मतलब सिंपल शब्द में कहा जाए तो उधार, जिसको आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उधारी, वही हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो बिजनेस में दो पक्षों के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है वो सारा लेन देन हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। अगर वो ट्रांजैक्शन नगद हो रहा है, यानी सामान लिया पैसा दिया, तो कैश ट्रांजैक्शन, सामान लिया पैसा बाद में देंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है, दो पक्षों के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो सारा ट्रांजैक्शन हमारा, जो जितना भी लेन देन होगा वो सारा लेन देन हमारा ट्रांजैक्शन कहलाएगा। यहां तक कि हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है, ठीक। बैंक से पैसा निकालेंगे वो भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है। स्टाफ को सैलरी देंगे, ट्रांजैक्शन है। बिजली का बिल पेमेंट करेंगे, ट्रांजैक्शन है। जितने भी लेन देन हम करेंगे वो ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन है। अगर एज्यूम करके आप देखें तो आप डेली रूटीन में ढेर सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। एक ह्यूमन लाइफ को लीजिए तो आप सुबह जगने से लेकर रात तक ढेर सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारे आपके ट्रांजैक्शन है। यानी सुबह जो आप ब्रश करते हैं उससे लेकर रात की मॉर्निंग जला के जो सोते हैं, उसके बीच में जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे एक प्रकार के ट्रांजैक्शन हैं। लेकिन हम बिजनेस ट्रांजैक्शन केवल उन चीजों को मानेंगे जिनकी कुछ वैल्यू हो, जिनकी कुछ वैल्यू हो, वो सारे हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। देखा जाए तो बिजनेस पूरा क्या है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन है।
अब हम लोगों को समझना है एसेट्स, वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिससे मनी के रूप में मेजर किया जा सके, जैसे भवन, मशीनें, कंप्यूटर, कैश, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है फिक्स एसेट्स और दूसरा है करंट एसेट्स। वो सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती हैं, वह बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाती हैं। अब ध्यान समझिए, मैंने एक कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया, उसमें बच्चों को बैठने के लिए बेंच लगा दिया, एक प्रकार का उस कोचिंग सेंटर के लिए वो क्या है, एसेट्स। बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे, उनके लिए कंप्यूटर लगाया गया, एसेट्स है। अच्छी पढ़ाई की क्वालिटी के लिए प्रोजेक्टर लगाया गया, एसेट्स है। यानी हर वो चीज जो व्यापार को चलाने में मदद करती है, उस बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाती है। हर वो चीज जो व्यापार को चलाने में मदद कर रही है, उस बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाती है। दुकान का एग्जांपल लीजिए, दुकान मैंने ओपन कर लिया, दुकान ओपन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लैंड, जमीन, तो वह भी एक प्रकार का एसेट्स है। उस पर मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, यानी उस पर कुछ बना होना चाहिए, कहां पर होगा, खुले आसमान के नीचे तो बिजनेस चलेगा नहीं, यानी कोई भवन होना चाहिए, तो भी प्रकार का एसेट्स है। जो मशीनें हम लगाते हैं बिजनेस में, वो भी प्रकार का एसेट्स हैं। अकाउंटिंग करने के लिए मैंने जो है कंप्यूटर लगाया, वो भी एसेट्स है। अच्छी अकाउंटिंग के लिए मैंने टैली सॉफ्टवेयर लगाया, वो भी प्रकार के एसेट्स हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि एसेट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जब बैलेंस शीट का लेसन पढ़ेंगे ना, तो वहां ढेर सारे एसेट्स के प्रकार आपको देखने को मिलेगा। टेंजेबल एसेट्स क्या है, नॉन टेंजेबल एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, करेंट एसेट्स क्या है। तो यहाँ तो सिर्फ हम आपको दो एसेट्स बता रहे हैं कि फिक्स क्या है, करंट क्या है। लेकिन जब बैलेंस शीट के लेसन में हम लोग एसेट्स को करेंगे, तो वहां एसेट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे कि बैलेंस शीट में किन किन चीजों को एसेट्स माना गया है, किन किन चीजों को एसेट्स नहीं माना गया। तो हर वो चीज, हर वो वस्तु जो अस्थाई या अस्थायी रूप से, अस्थाई का मतलब होता है परमानेंट, अस्थायी का मतलब है टेम्परेरी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती है, वो बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाती है। एसेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी संस्था का इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है। मैंने एक कंप्यूटर खरीदा अकाउंटिंग के लिए, तो मैं बोल सकता हूं कि कंप्यूटर 28,000 रुपए का है, ये कंप्यूटर 32,000 रुपए का, यानी उसको हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। हमने एक मशीन लेके आई, तो हम उसको बोल सकते हैं कि यह इतने रुपए की है। तो जिस चीज का वैल्यूएशन हो सके और वह चीज व्यापार को चलाने में हेल्प कर सके, वो सारी चीजें बिजनेस में एसेट्स कहलाती हैं। जैसे भवन, मशीन, कंप्यूटर, कैश, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। अब उसके बाद हम लोग को समझना है फिक्स एसेट्स क्या हैं और करंट एसेट्स क्या हैं। ऐसे ऐसे एसेट जिनको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, वो फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। फिक्स एसेट का मतलब अस्थायी संपत्ति। फिक्स एसेट का मतलब क्या है, अस्थायी संपत्ति। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनें, प्लांट, ये सारी चीजें हमारी फिक्स एसेट कहलाती हैं। अब करंट एसेट्स क्या हैं, ऐसे एसेट जो शॉर्ट टर्म बेसिस होते हैं, जैसे डेटर्स के बिल। अब डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर। कस्टमर के बिल में डेली कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आज अपने कस्टमर को 10,000 रुपए का सेल किया, तो आज उसका बैलेंस 10,000 रुपए हुआ, उसने दुकान में लाके 2,000 रुपए जमा कर दिया, तो वो उसका बैलेंस घटकर अब 8,000 रुपए होगा। फिर मैंने उसको सेल किया, यानी ये चीजें फिक्स नहीं होती हैं। वो पैसा मुझे अपने कस्टमर से पाना है, यानी वह मेरे बिजनेस में एक प्रकार का एसेट्स है। आज नहीं तो कल वो पैसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मेरे बिजनेस की संपत्ति है। लेकिन उसे हम जो है फिक्स एसेट इसलिए नहीं कर सकते कि वह चीजें अस्थायी नहीं है, उसके वैल्यूएशन में डेली फ्लोटिंग होती रहेगी, डेली कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा। सेम ऐसे स्टॉक है, आज मेरे स्टॉक का वैल्यूएशन देखा जाए तो कुछ और है, एक दिन बाद स्टॉक मेरा कुछ और होगा। बिल रिसीवेबल, वह पैसा जो आपको पाना है, कैश, बैंक बैलेंस आदि, ये सारे हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ। अब लास्ट के 5-7 मिनट बचे हुए हैं, तो 5-7 मिनट में हम रिवाइज करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन बताने में क्लास जो है थोड़ा सा कम पढ़ाई गई,
कल से आप लोगों को पूरा 1 घंटे टाइमली पढ़ाया जाएगा। आप उन चीजों को जो है दोबारा देख भी सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग करके आपके साथ यूट्यूब पर शेयर कर दिया जाएगा। और ये जो टॉपिक अभी शुरू के फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं ना, ये सारे बच्चों के लिए यूजफुल है, चाहे वो टैली एसीई के हैं, चाहे टैली प्रो के हैं, चाहे टैली गुरु के हैं, या सिंपली जो सबसे छोटा कोर्स है टैली आरपी 9 3 महीने का उसके। यह फाउंडेशन है, यह बेस है, यह मजबूत होना सबके लिए जरूरी है। तो अगर ये चीजें आपको पहले से आ रही हैं तो भी आप रिपीट करके सुनिए उन चीजों को, ठीक। अगर नहीं आ रही तो आप उसको ध्यान से देखिए। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। अभी क्वेश्चन हम लास्ट से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सुनील प्रवृत्ति, सर बुक भी खरीदना पड़ेगा। देखिए, अगर बुक ले लेंगे आपको तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर अकाउंटिंग पीरियड एक बार और समझाइए। सत्यम मिश्रा का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग पीरियड एक बार और समझाइए। देखिए, वह समय, वह ड्यूरेशन जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं वह अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। यानी अगर हमको रिपोर्ट मंथली निकालनी, हमें ये कंपेयर करना है कि लास्ट मंथ में कितना सेल हुआ, करंट मंथ में कितना सेल हुआ, तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का होगा। अगर हम सालाना करते हैं कि हम लास्ट ईयर में कितना सेल किए थे, करंट ईयर में कितना सेल कर रहे हैं, तो ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड उस समय 1 साल का होगा, ठीक। तो आप लोगों को ये समझना है कि जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं वो चीज। सर राजन कश्यप का क्वेश्चन है, सर एंटिटी वाला समझ नहीं आया। देखिए, हर वो एंटिटी एक्सप्लेन, अभय गुप्ता, ठीक है, एंटिटी को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बुक का नाम बताइए, बढ़िया वाला बुक। अच्छा ठीक है, बुक का बढ़िया वाला नाम हम आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। बुक का एक फोटो खींचकर हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, वही बुक अपना ले लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो नोट्स हमने बनाया है, यह मैंने इंग्लिश की 3 बुक लेकर उसको ट्रांसलेट करके अभी लॉकडाउन के समय बनाया है। तो वो बुक, जो बुक अच्छी है, जो टैली कंपनी ऑफिशियल दे रही है, वह तो आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको अपना इंग्लिश मजबूत रखना पड़ेगा। एंटिटी को मैं भी और समझा रहा हूं, तब तक और बच्चों को क्वेश्चन दे। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? देखिए, ट्रेडिंग के बारे में मैंने अभी बताया कि अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, उसकी प्राइस को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाकर सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। एंटिटी को समझाना है और क्वेश्चन देख लें। सर इस नोट्स का पीडीएफ हो तो सर भेज दीजिएगा प्लीज। पीडीएफ भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी ये नोट्स अंडर प्रोसेस है, यानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी आप लोग ये करिए कि जब पढ़ाई कर रहे हैं या वीडियो में भेज रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट लेकर, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो नोट करते जाइए, लिखने से चीजें याद भी हो जाएंगी। और जैसे कंप्लीट पीडीएफ प्रिपेयर हो जाएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब मैं दोबारा बता चुका हूं। सर आवाज नहीं आ रहा है। सत्यम मिश्रा कह रहे हैं सर बहुत अच्छा कि क्लास चालू करके घर बहुत बोरिंग हो रहा था। मुझे पता है कि आप लोग बोर हो रहे थे। मैं क्लास पहले शुरू करता, लेकिन ये अकाउंटिंग का नोट्स प्रिपेयर करने में लग गया, उसमें काफी टाइम मेरा चला गया। लास्ट मुझे याद आया कि नहीं, कुछ पढ़ाना भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। सर ये काम अच्छा है। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स का नोट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नोट जैसे प्रिपेयर होगा हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। सर इंस्टीट्यूट कब खुलेगा? ये तो राम ही जाने, कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब इंस्टीट्यूट को शुरू होगा। देखिए, इंस्टीट्यूट खुलने की थोड़ी सी दुविधा है, क्योंकि 3 मई तक तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट परमिशन देगी कि नहीं स्कूल कोचिंग खोलने के लिए, कब देगी ये थोड़ा डाउटफुल है। इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें आपको पढ़े हैं भूले ना, और नए लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। राजन कश्यप बोल रहे हैं नेटवर्क सही है बट साउंड क्लियर नहीं है। देखिए, अगर साउंड क्लियर नहीं आ रहा तो उसके लिए एक ही विकल्प है कि मैं पूरी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर अपलोड करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूं। आप लोग आराम से देख लीजिए, वहां आपको आवाज क्लियर दिखेगी।
अक्षय कुमार गौड़ बोल रहे हैं सर ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हुआ सर जी। ठीक है, मोदी जी जानते हैं, अच्छा अभय गुप्ता बोल रहे हैं कि मोदी जी जानते हैं। चलिए अभी 3 मई तक तो ऐसे पढ़ाएंगे, उसके बाद मोदी जी जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन में कहाँ मिलेगा बुक सर? हाँ ये प्रॉब्लम तो सही कह रहे हो, लॉकडाउन के दौरान तो बुक नहीं मिलेगा, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ना ही बेहतर है। तो ऑनलाइन आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिखते रहिए जो चीजें हैं, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। और मैं डेली टैली के वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ग्रुप में, आप उसको देखिए प्लीज। जो लोग पुराने हैं, जो पढ़ चुके हैं, उन वीडियो को देखिए, आपका रिवीजन होता रहेगा, वो वीडियो स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे। चलिए मैं एंटिटी को एक बार और समझा रहा हूं, एंटिटी पर लोगों का डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ है, एंटिटी को मैं एक बार और समझा दे रहा हूं। देखिए एंटिटी एक पर्सन, यानी कोई पर्सन एंटिटी है। पार्टनरशिप का फर्म है तो वो भी एक प्रकार की एंटिटी है। कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है तो एक प्रकार की एंटिटी है, यानी जिसका लीगल और सेपरेट एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व मौजूद। जैसे हम बोलते हैं राजेश ज्वेलर्स, तो राजेश ज्वेलर क्या है? एक बिजनेस का नाम है, ठीक। तो इसका एक लीगल भी अस्तित्व है और एक सेपरेट अस्तित्व भी है, इसलिए यह एक प्रकार की एंटिटी है। वृद्धि ट्रेडर्स क्या एक प्रकार की एंटिटी है, क्योंकि इसका एक लीगल अस्तित्व भी है और सेपरेट इसका अस्तित्व भी है। हम बोल सकते हैं कि यह गुड्स हमने राजेश ज्वेलर के यहाँ से खरीदी है, ये वृद्धि ट्रेडर्स के यहाँ से ये सामान मैंने खरीदा है, यानी उसका एक वैल्यूएशन हो सकता है, उसका एक लीगल एस्पेक्ट हो सकता है, उसका सेपरेट अस्तित्व हो सकता है, इसलिए इनको एंटिटी कहा जाता है। ठीक है, अब आई होप अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, और नहीं समझ गए होंगे तो फिर दोबारा इसको कल की क्लास में और रिवीजन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 10 बज चुके हैं, 10 बजे हमारी फंडामेंटल की क्लास अब शुरू होने जा रही है, तो हम जा रहे हैं दूसरे क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए और पढ़ने के लिए, ऐसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिए। कल इसी समय कल सुबह फिर 9 बजे फिर हम लोग की क्लास शुरू होगी, ठीक। तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।